जिंदगी में कितने भी आगे निकल जाएं, फिर भी बहुत सारे लोगों से हम पीछे ही रहेंगे। और जिंदगी में कितने भी पीछे रह जाएं, फिर भी बहुत सारे लोगों से आगे रहेंगे। ये कमाल की बात है साहब। लेकिन सोचना यह है कि कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर। मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर भी मुझ में है मैं का ही शौक। जद भी ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਈ ਅਤੇ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੀਟੀਈ ਆਇਲਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 9084200002 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਰਬੀ ਲਾਈਵ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭਮ ਰੁੱਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਏ। ਚੁੱਪ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਏ। ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ पुरानी ने। नवियां सोचा सोचन दा हुन वेला है। तो आज हम जिनके साथ आपको मिलाने जा रहे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से संगीत में विख्याति प्राप्त कर चुके हैं। और आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे संगीत को अपना बनाया और संगीत के माध्यम से लोगों को ये थेरेपी भी देते हैं। तो आइए जी, मिलते हैं भारत शर्मा जी से। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, शुरुआत आपने कहाँ से की, उसके बारे में हम शुरू करते हैं जी। देखिए, संगीत हमारे परिवार में शुरू से था। एक बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं कि आप उसी परिवार के अंदर जहाँ एक बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपको मिले और संगीत की वाइब्रेशन भी मिले, आध्यात्मिक वाइब्रेशन भी मिले। ये सब चीज़ें एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोगों को बचपन से मिली। तो हम इसमें ब्लेस्ड रहे। मेरे पिताजी का नेचुरल कंठ बिना सीखे हुए बड़ा अच्छा था। उनकी पिकअप बड़ी अच्छी थी चीज़ों को। तो हमारा बचपन आप देखिए ऐसे बीता है कि जो कैसेट्स टेप रिकॉर्ड वाली उस टाइम चलती थी, मुकेश जी के भजन हो गए, लता जी के, मीरा जी के ऊपर गाए भजन हो गए, मोहम्मद रफ़ी साहब की कैसेट्स हो गई। और आध्यात्मिक क्षेत्र में कहें तो मुरारी बापू और जो अच्छे कथा वक्ता उस समय के थे, विनोद अग्रवाल जी की कैसेट्स, ये सब सुनते हुए हम लोग संगीत ही संगीत बड़े हुए हैं। भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी, ये सब कैसेट्स बचपन से हम लोगों ने सुनी। तो बचपन से ये भी सौभाग्य रहा कि 6 या 7 ईयर का जब मैं था तो मुझे दिल्ली और उनके साथ कलकत्ता ये सब कार्यक्रम में उनके साथ सहयोग करके स्टेज पे बैठने का, जाने का अवसर शुरू से मिलता रहा। तो संगीत ऐसे शुरू से एक जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा करके रहा। इवन मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं कुछ भी वो गाते थे, जब मैं 2-3 साल का था तो मैं टेबल पे उनके साथ वो बजाने लगता था रिदम, बिना तबला सीखे हुए। फर्स्ट क्लास में मुझे उन्होंने तबला लेके दिया, तो उस समय मैं अपने आप ही जो भी वो गाते थे तो मैं उसके साथ रिदम मैच करके वो ताल अपने आप ही ढूंढ के कुछ ना कुछ उसमें फिट कर देता। तो ये कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें थी जो आपको जन्मजात संस्कार के रूप में मिलती हैं। और जो भी वो गाते थे उसको पकड़ने की, मतलब हम लोग पीछे पीछे गाने की उस समय से कोशिश करते थे। उनका मानना ऐसा है कि आप बचपन से ही जो है स्वर एकदम आप पकड़ के उस समय रखते थे या गाते थे।
आज के समय में अपने अनुभव से कहीं तो समझ आता है कि संगीत इतना दिव्य और गहरा है कि स्वर अपने आप में इतना समय मांगता है कि उसको सिद्ध करना, उसको समझना बड़ी साधना चाहिए उसके लिए। जनरली हम एक ट्यूनिंग में गाना भी जैसे गा रे पा मा रे सा, पर वही अगर आम व्यक्ति कोई गाता है गा रे सा नी, हम इसको भी स्वर में, पर ये स्वर नहीं है। गा रे सा नी रे पा मा, गा पा रे नी रे पा रे सा। तो हर चीज के पीछे भाव छिपे हुए हैं। रे प्रसन्न भाव, नी जैसे बच्चा नी, मैंने नहीं करना, एक भाव नी कोमलता, नी रे, कहने का भाव। हर स्वर अपने आप में हमारे बॉडी के पार्ट से जुड़ा हुआ है, अलग अलग जगह से उनकी उत्पत्ति है। जैसे धा नी रे, धा में जो वजन आता है वो चेस्ट प्रदेश से है। धा नी रे पा रे सा, सा आपने जो हमारा मूलाधार चक्र है, हमारा चक्र जो जुड़े हुए हैं बॉडी से, तो इनसे ये जनरेट होती है ऊर्जा और हम श्वास के माध्यम से इनको स्थित करते हैं। कहने का भाव है ये बॉडी को और माइंड को इतना हीलिंग और इतनी ज़बरदस्त एनर्जी देती हैं। अगर सही से इसको शुद्ध रूप में प्योरेस्ट वे में कोई अपने कंठ में साथ ले, मन के अंदर उसका अद्भुत असर, जीवन के अंदर परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, बहुत सारी चीज़ें इसके और पॉजिटिव जो हम इम्पैक्ट और लाभ हम देख सकते हैं। कई साल से हम देख रहे हैं जी। सर स्कूलिंग आपकी लोकल से है या बाहर से? स्कूलिंग देखिए 10th तक हम अपना स्कूल था हमारा, तो डीसी मॉडल के सामने सिविल लाइंस में। तो हमारा जो है स्वामी स्नातन देव नाम से पिताजी प्रिंसिपल थे। 10th तक हम वहाँ पे स्कूलिंग हुई। 11th-12th मेरी एसटी हाई स्कूल से हुई, एसटी मॉडल के सामने। और देन बीए के लिए मैं जलालाबाद में डीएवी कॉलेज से बीए हुई, ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली जाने का अवसर मिला, वहाँ भगवान की कृपा से सिलेक्शन हुई, ऑल ओवर इंडिया 5वें रैंक पे सिलेक्शन हुई एमए के टाइम पे। एमफिल उसके बाद एमफिल में 3rd रैंक में सिलेक्शन रहा। तो रैंक का जो मैं मतलब कह रहा हूँ, तो रैंक का अर्थ है कि जो लिस्ट बनती थी हमारे वहाँ पे, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन है वहाँ पे, तो वो लिस्ट में जो आपकी सिलेक्शन होते टाइम बच्चों को भी किनको पहले रखा जा रहा है, फिर दूसरे नंबर पे सिलेक्ट करते हैं कि भाई, तो इस तरह से सिलेक्शन बनाई जाती है। तो उसमें 5th नंबर पे एमए में मेरा नाम और फिर एमफिल में 3रे नंबर पे। ऐसे करते करते फिर आगे हम लोग पीएचडी में भी, यूजीसी नेट क्लियर हुआ उसी समय के दौरान। 2014 में मैं वहाँ गया था, तो ये जर्नी 6-7 साल वहाँ रही। साधना की जर्नी चलती रही, तो अपना दिल्ली में रहना चलता रहा, आर्टिस्टों के साथ संग और जो सीखने लोग आते रहे उनका। तो ऐसे कोविड के टाइम मेरा दोबारा घर में वापसी आना। तो जीवन में परिवर्तन कैसे आया? जीवन में परिवर्तन, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों को एक बड़ी ब्लेसिंग थी कि शुरू से ही ऐसा नहीं था कि हम किसी गलत मार्ग पे गए, वो शुरू से ही था। जब मैं दिल्ली में भी गया तो पिताजी ने एक बात कही कि देखो, सबसे प्यारी चीज़ आपका कैरेक्टर हो। बिल्कुल। तो अगर हम उसको संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं, तो हम लोगों को भी ये था कि एक प्राउड फील करवाना है घर में। हमारी जो राष्ट्र है, संस्कृति है, उसके उसके ऊपर बड़ी प्राउड फीलिंग थी कि हम जिस भारतीय वर्ष में पैदा हुए हैं, वहाँ से इतनी दिव्य चीज़ें परंपरा में हमें मिली हैं। क्यों ना कुछ जीवन में ऐसा किया जाए जो अपना लाभ भी करे और जो आने वाली हमारी जनरेशन या समाज के भी हित का कुछ कार्य हो। ये एक थॉट का कारण जो बना, वैसे तो जीवन से चलता आ रहा था। जैसे हम जप करना, मेरा जन्मदिन मनाने का बचपन से एक वे आपसे शेयर करूं। जैसे लोगों का होता है कि चलो पार्टी करते हैं, मुझे आज तक याद नहीं कि हमारे जन्मदिन पे कोई पार्टी हुई। संकीर्तन का कार्यक्रम हम जरूर करते थे और मेरा एक नियम रहा कि जन्मदिन वाले दिन कि भगवान के सामने बैठ के, कि पूरा साल तो उतने प्यार से शायद मैं आपके सामने नहीं बैठ पाया, कि आज विशेष दिन पे मैं कुछ अपने आप की बुराइयों में से कुछ छोड़ने का प्रयास और कुछ अच्छी चीज़ अपने आप में ऐड करने की कोशिश करूँ। 1 साल लाइफ का कम हो रहा है, तो कुछ अच्छा और बने, ऐसे ही ना चलता रहे जीवन। एक थॉट प्रोसेस ये था उसके पीछे। अपने हाथ से गाय को
चारा डाल के आना उस दिन एक चीज़, माला का जप करना जितना पॉसिबल हो। तो ये 2-3 चीज़ें रहती थी कि भी ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी करनी है जन्मदिन में, बाकी सब जो रूटीन में जिसकी जैसे खुशी हो चलता है। तो ये सब क्रियाएँ तो चल रही थी बचपन से। देन बीए के अंदर हम लोग कार्यक्रम में एक बार कहीं पे थे किसी के घर में। उस समय आप आज जानते हैं 15-17 साल पहले नया-नया इंटरनेट ब्रॉडबैंड सब आ रहा था लैंडलाइन पे। तो बफरिंग करके नेट चलता था ऐसे धीरे-धीरे। तो हम लोगों ने वहाँ एक भैया थे हमारे, तो कह रहे भैया पता है आपको यूट्यूब बड़ी कमाल की चीज़ आई। तो मैंने कहा ऐसा क्या कमाल का है इसमें? तो कह रहे जो भी आप निकालो निकल जाता है। पुराना भी मैंने पूछा तो कह रहे हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद उन्होंने अ, मेरे कहने पे मुकेश जी का जीना यहाँ मरना यहाँ, तो वो जो पुराना सॉन्ग है मैंने कहा उनको क्यूरियस होके, तो उन्होंने फटाफट निकाला। मैंने कहा ये कमाल की चीज़ है। 12th में मेरे पास जो है वो एक बुक थी एडिशनल म्यूज़िक की। उसके पीछे जो कैरेक्टर स्केच जीवनियाँ होती हैं आर्टिस्टों की, वो हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। मैं प्रभावित था। विष्णु दिगंबर पुष्कर जी एक पुराने आर्टिस्ट हुए हैं। तो ग्वालियर घराने से वो थे और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में, उनके बारे में विशेष बताऊँ, हम बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में। बचपन में उनकी आँखें दिवाली में चली गई थी, ब्लाइंड हो गए थे। फिर उन्होंने संगीत के ऊपर कि भई आमने-सामने से सीखते हैं पर जो शिष्य लोग हैं घर जाके भूल जाते हैं, इसकी गलतियाँ कम से कम हों, जैसा सिखाया जाता है उनको याद रहे। तो उस समय तक नोटेशन नहीं थी संगीत में, कि कॉपी पे कैसे लिखा जाए। तो फर्स्ट नोटेशन पद्धति जो संगीत की हमारी है, वो विष्णु दिगंबर पुष्कर जी की थी। 1901 में लाहौर में उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना करी। उस समय तो भारत एक ही था हिस्सा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे खाने-पीने, रहने की बच्चों की व्यवस्था होती थी। कि हमारी संस्कृति के लिए एक दिव्य बच्चों का संगम तैयार करके उसको भारतवर्ष में फैलाया जाए। उनके बचपन की भी एक घटना है कि उनके गुरुजी जो थे, ये बड़े अच्छे परिवार से थे, हाई-फाई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग परिवार से। तो इनका आदर बहुत था अपने गाँव में। इनके गुरुजी सामने बैठे थे पर उनका आदर नहीं हुआ। इनको स्टेज पे बुला के माला डाल दी गई। तो इन्होंने कहा कि मैं बच्चा हूँ, मेरे गुरुजी बैठे हैं, उनका आदर क्यों नहीं? आप कास्ट देख के, हमारा घराना देख के हमें आदर दे रहे हो कि हम बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो इनको अच्छी नहीं लगी वो बात। संगीत का उस समय शुभम जी ये था कि कोठों पे प्रयोग हो रहा है, राजघरानों में प्रयोग हो रहा है, विलासिता का रूप ले चुका था। जो बंदिशें भी बनी थी, ननद, सास, पिया और ज़्यादातर श्रृंगार रस की बंदिशें थी, जो शब्द उसमें प्रयोग हो रहे थे। तो आम जो हमारी भारतीय मूल की जनता है, आप जानते हैं, वो शुरू से आध्यात्मिक रही है। तो उसका वो जुड़ाव, कनेक्शन संगीत से धीरे-धीरे कम होने लगा। एक अच्छा परिवार वो कहता था कि कि मेरी बेटी वो संगीत में ऐसे नहीं जा पाएगी, मतलब नाम खराब होता है। लोगों का ये मान्यता हो गई थी कि संगीत में डालने का मतलब है अपनी इज्जत को कम करना। कि नाचना गाना हमारे घरा मतलब जो बड़े परिवार हैं उसमें नहीं होता। बिल्कुल। इस तरह की भावना से बाहर निकालने के लिए पुष्कर जी ने बहुत मेहनत करी। उन्होंने क्या किया कि जितने भी हो सकते हैं आपके जो धार्मिक ग्रंथ थे, साहित्य था, रामचरितमानस घर-घर में पढ़ी जाती है आज तुलसीदास जी की। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, हम सुनते हैं सब लोग। तो उसकी जो पंक्तियाँ थी उसी को उन्होंने रागों में निबद्ध किया। जैसे एक आपको मैं हमीर में उनके शिष्य की गाई हुई चीज़ है, एक लाइन में गुनगुना देता हूँ। करन चहु रघुपति गुण चहु रघुपति गुण गाहा, कि मैं भगवान के गुणों का अपनी वाणी से गुणगान करना चाहता हूँ। लघुमति मोरी चरितव गाहा,
करन चहऊं रघुपति। तो ये राग हमीर में निबद्ध करके उन्होंने ऐसे अलग अलग रागों में बहुत सारी बंदिशें। पीएचडी में मेरा टॉपिक भी रामचरितमानस की रागाधारित रचनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही था। रागों को आध्यात्मिक भाव से जोड़ के कैसे रस और प्रवाह को उसमें स्थापित किया जाए। तो ये एक कारण बनते बनते कि आपका प्रश्न पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत लंबा हो गया मेरा। तो इस तरीके से जो यात्रा हमारे परिवार से आपने कहा था कि आपको जैसे शुरुआत कैसे हुई या इसमें आपका चेंज कैसे आया, ये प्रश्न पे हम चल रहे थे। तो चेंज ऐसे ही बीए में हम लोगों ने वहाँ रिकॉर्डिंग सुनी यूट्यूब पे। पुष्कर जी का नाम मैंने टाइप किया, जिनसे मैं बहुत प्रभावित था। तो विष्णु जी अमर पुष्कर जी की जगह उनके बेटे की रिकॉर्डिंग निकल आई। 2 या 2.5 मिनट का वो रेडियो पे उस समय रिकॉर्डिंग होती थी आकाशवाणी से, तो ऑडियो रिकॉर्ड था। वो जब मैंने सुना तो पहले ही नोट में आवाज़ शुरू होते ही मेरी आंखें भर गई और मेरी मतलब हार्ट बीट बढ़ गई और रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने पापा को कहा कि अगर संगीत में ऐसी दिव्यता है तो लगता है कि संगीत कोई कर रहा है। पहले स्वर में आत्मा को छुआ जा सकता है, इतना शुद्ध भाव। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। बस वहाँ से आगे क्या होगा कुछ पता नहीं था, पर संगीत के अंदर कुछ इतना दिव्य है और शायद हम जीवन रहते इस जन्म में इसको अनुभव करें या अगले जन्मों में करें, पर मुझे करना है। ये एक लगन जाग गई। तो उसके बाद से जो एक कभी कभी ऊपर बैठना, कभी कभी रियाज कर लेना, कभी क्रिकेट खेलने चले जाना, कभी स्टडी होना, सब मिक्स जो चल रहा था लाइफ में, उसका सेंटर बिंदु बन गया। पूरा का पूरा माइंड की एक लक्ष्य, एक एम बन गया कि भाई संगीत जीवन का एक हिस्सा रहेगा और मुझे इसमें कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए ढूंढना है। ऐसे ही यात्रा प्रारंभ हुई थी। फिर भगवान की कृपा से एमए में, बीए के लास्ट ईयर में, तो वो एक चांस बन गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग जब गए तो वहाँ सिलेक्शन भी हुआ। उसके बाद से फिर साधना में हम कंटिन्यू साधनारत रहे। सुबह कॉलेज में होते थे, रात को अपनी साधना में बैठते थे कि भाई सिर्फ डिग्री से बात नहीं बनेगी। संगीत की जो दिव्यता, अक्सर अभी क्या हो रहा है, आप अकेडमीज में देखेंगे सिखाने में या बाहर भी आप देखेंगे, सबसे पहले क्या चाहिए, भावना चाहिए। अगर आप मेरे पास सीखने आए, तो मेरा भाव ये नहीं है कि मैं अपने बच्चे के लिए ये चीज़ बचा के रखूँगा, मैं ये अपने किसी खास शिष्य को दूँगा, तो जनरेशन में पूरी नीचे तक चीज़ जा नहीं पाएगी। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। फिर कमर्शियलाइज़ बहुत हो गया। हर परिवार का, हमारे जैसे का, पॉसिबल नहीं है कि 2000 रुपया वो एक सेशन का, एक सिटिंग का पे कर पाए। अगर उसने 4 या 5 सिटिंग लेनी है एक महीने में, तो 10,000 उसको पे करना है और हर जना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। पे भी कर दें आप, अच्छा गुरु मिलना, सही गाइडेंस मिलना कि उनका भाव आपके प्रति शुद्ध हो और सही शुद्ध आगे से सीखने को मिल जाना, पे करने के बाद भी बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि उनका निजी अहंकार, वो किस उद्देश्य को लेके, उनका एम क्या रहा म्यूजिक को लेने का, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, या एक्चुअली में संगीत के लिए वो जी रहे हैं, कितना शुद्ध भाव तक उनकी मन की गहराई से वो वहां तक पहुंचे। तो जितना वो पहुंचे उतना ही गहरा दर्शन होगा। जैसे आप किसी भी चीज को जितना, जैसे सेकंड क्लास का आपका लेवल है, तो आप बीए की बात ना समझ सकते हैं ना कर सकते हैं। तो हमारा स्तर बनता है हर व्यक्ति का। हम गा सभी रहे हैं, पर हर जने की दृष्टि बहुत गहरी होएगी। एक रविशंकर जी या विलायत खां साहब जो खुद सितार ट्यून कर रहे हैं, फिर उनका शिष्य ट्यून करेगा उसको आके, गहराई में बहुत अंतर आ जाएगा। क्योंकि उसकी जितनी गहरी समझ है उतना ही उसका गहरा किसी भी टॉपिक को लेके उत्तर होगा। समझ के आधार पे ही आप बात रख पाते हैं अपनी। तो ये ऐसे एक जर्नी की शुरुआत हुई थी जो कंटिन्यू चलती रही। जी। आपकी क्लासेस में म्यूजिक थेरेपी के बारे में बताएं। म्यूजिक थेरेपी तो खैर हम चलो उसको नाम ऐड कर सकते हैं, पर अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो हम सब उससे थेरेपी ले ही रहे हैं बहुत सालों से। संगीत हमेशा से रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट रहा है, उसकी औषधि रही है। वो अच्छे खासे व्यक्ति को, परेशान स्ट्रेस में व्यक्ति को एक अच्छा मूड वो करने के लिए सक्षम रहता है हमेशा। मूड पे इसका बड़ा पॉजिटिव प्रभाव है। अब लोग उसको समझ तो रहे हैं भी मेरा मूड अच्छा हो गया, क्यों हो गया, कोई डेप्थ में गया ही नहीं।
कोई कारण तो है कि मूड को अच्छा कर रहा है वो। आपके साथ बैठा व्यक्ति आपका मूड अच्छा नहीं कर पा रहा है, पर आपने म्यूजिक की कोई चीज अच्छी सुनी और देन आपका मूड बड़ा रिफ्रेश हो गया। कुछ रीजन है उसके पीछे। रीजन ये है, अच्छी या बुरी चीज आपके ऊपर गुड या बैड इम्पैक्ट डालती है। संगीत में हम सुनते हैं उन आर्टिस्टों को, मोहम्मद रफ़ी जी को सुना, किशोर कुमार को सुना, तो ये जो लता जी जैसे जो महापुरुष हुए हमारे संगीत में, जिन्होंने जीवन लगाया, उनके स्वरों में, उनके भावों में एक असर था, उनके जीवन में भी एक सच्चाई थी। उस चीज का असर उनके गायन के अंदर दिखता था, और वो संगीत जो है वो हम कहीं अमर हो गया उस समय का। तो जो इतनी शुद्ध व्यवस्था से स्थापित चीज होगी किसी भी साधना में, उसका असर हमेशा के लिए बना रहता है। इसीलिए वो प्योरिटी उनकी जो है, वो उनकी वाइब्रेशन हम हमारे मन को छूती है। हम सीधा सीधा कहें, अगर मैं गहराई से नहीं बोलूंगा, मेरी आत्मा से बात नहीं निकलेगी, तो आपकी आत्मा को छुएगी नहीं, मेरे मन से नहीं निकलेगी। जैसे फीलिंग्स की हम कहीं बात करें, और अगर मेरे मन से कोई बात मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आपको लगेगा बोलता तो है ये व्यक्ति, पर ऊपर ऊपर से बोलता है। हमारे घर आके सैडनेस दिखा के गया है, पर बाहर जाके हंस रहा है। तो ये ऊपर का ड्रामा कर रहा है, इसके अंदर इमोशन नहीं है हमारे लिए। तो जहां भी आपको शुद्ध इमोशंस दिखेंगे, उसका असर आएगा। अगर ये बड़ा ट्रू है, अंदर से बोलता है व्यक्ति, बात हमेशा सच्चाई का ही असर होता है, अदरवाइज असर नहीं होता। तो जहां भी किसी साधना में साधक ने सच्चाई से उसको काम किया है, बैड म्यूजिक भी आप सुनेंगे, उसका भी आपका सिर दर्द चढ़ा देगा। इतना लाउड है, कहीं आप जाके किसी जागरण पे सुन लीजिए, आजकल कहीं कहीं इतना लाउड डीजे बज रहा होता है कि आप थक के वापिस आएंगे, वो आपकी ऊर्जा को चूस लेगा। अगर एक चीज आप पे दूसरी तरह से भी परिणाम डाल रही है, दूसरा उसका भी एक प्लस पॉइंट भी है। तो संगीत के बहुत सारे गुण ऑलरेडी समाज में देखे हैं, पर गहराई से नहीं देखे। सुनने वाली बात ज्यादा देखी कि भाई हमने देखा है कि तानसेन जी ये करते थे, स्वामी हरिदास जी के समय जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, संगीत में ये हुआ, वर्षा आ जाती थी। तो कहने का भाव ये है कि जो ग्रंथों में बातें लिखी हैं, या तो बनी बनाई हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं ना, या उन बातों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सच्चाई नहीं है। अगर है तो क्या उस समय ही बादल थे, उसी समय स्वर और राग थे, आज नहीं है? तो जो मेरा निजी अनुभव है इसमें, मैं मानता हूं कि मंत्र में शक्ति पहले भी थी, आज भी है, पर हर व्यक्ति के मंत्र बोलने से भगवान सामने आके खड़े तो नहीं हो जाते। उसका जीवन कितना शुद्ध है, कितना शांत है, जीवन के अंदर उन चीजों के ऊपर उसने कितनी सच्चाई से वर्क किया है, ये सब तपस्या उसकी कितनी सच्ची है, और उसका असर जो स्थापित हुआ है करते करते किसी साधना में, उसके इम्पैक्ट से वो चीज एक सदने के बाद सिद्ध होकर असर करती जो सरगम होती है है। उसमें भी फीलिंग होती है। बिल्कुल। सरगम हम किसको कहेंगे? जैसे हम कहें कि आपका क्वेश्चन ऐसा हुआ कि किसी, हम गुलदस्ते को देखते हैं कि उसमें फूल होते हैं, फूलों से ही गुलदस्ता बनता है। हुँ? तो एक एक अलग अलग फूल अपने आप में एक खूबसूरती रखता है, तो गुलदस्ता जो है खूबसूरत बनता है। सरगम है बहुत सारे स्वरों का मिश्रित रूप, जैसे ग्रुप ऑफ सेवरल नोट्स अगर हम कहें, तो वो एक सरगम के रूप में आता है। मेरे पमा गरे गा मा दा नि सा नि दा नि दा पमा दा सा नि दा पमा दा मा नि दा पमा गरे गा दा पमा गरे गा नि दा पमा गरे गा गा नि सा नि रे सा। तो अगर इसमें हम कहें, क्या इसमें कोई भाव या रस नहीं है? अगर नहीं है, पा गा रे सा नि दा नि रे गा पा गा रे सा, किस मूड से हम गा रहे हैं? चढ़ा हुआ, सा नि दा नि रे गा पा गा रे गा मा नि दा पमा गा रे गा गा रे सा नि रे सा। तो हम मूड ही तो दिखा रहे हैं इसमें। नि रे गा मा पा रे गा मा दा नि दा मा दा सा नि मा दा नि दा मा दा पा। बच्चे की तरह से पा मा गा ले गा दा पा मा गा ले सा, चंचलता। नीले नी गा ले सा धा नि दा गा रे सा नि नी रे रे गा। कैसे कर रहे हो आप? बताओ। डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप मा धा दा पा मा रे गा मा धा सा नि दा पा मा रे गा। तो आप जब विलय में जाते हैं, रे
रे शुद्ध होता है तो उतरा हुआ है, उदासी आ गई। कोमलता मतलब आप किसी शुद्ध भाव में हैं। 7 स्वर जो हैं हमारे इमोशंस और भाव ही हैं। बड़ा प्यारा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि इसकी चर्चा नहीं होती। हम अक्सर जहाँ भी देख रहे हैं आज के समय, हमने सुना है कि राग में क्या भाव है, सॉन्ग में क्या भाव है, भजन का क्या फील है, पर इस बात पे बहुत कम चर्चा हुई है या अनुभव रहे हैं लोगों के कि स्वर का अपना निजी जो हम सा या रे ले रहे हैं, उसके पीछे भी उनके भी अपने शुद्ध भाव है। सा क्या है? हमारा बैलेंस। सा है हमारा स्वरूप। जैसे पूरी सृष्टि भगवान से उत्पन्न होकर उनमें दोबारा आके स्थापित हो जाती है, ऐसे सा से सब स्वर निकलते हैं। वो नींव है, वो जड़ है, वो फाउंडेशन है संगीत की। सब कुछ उसी से जुड़ा और उसी से निकल के उसी में विलीन हो रहा है। तो सा हमारा अपना स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति खुद से कनेक्ट नहीं है सिंपल वे में, तो अपने किसी इमोशन को कैसे देखेगा? जब देखेगा नहीं तो संभालेगा कैसे, महसूस कैसे करेगा? आजकल आप बहुत आम सुनते होंगे हमारी जनरेशन में कि एक वर्ड बहुत यूज होता है। किसी को आप पूछें आज मूड को क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। कि पता नहीं क्या हुआ है का क्या अर्थ है? एक व्यक्ति जो अपने साथ रह रहा है उसको अपना ही नहीं पता, दूसरे के बारे में क्या ही जानेगा वो। मूड खराब है तो उसके पीछे कोई तो कारण है, या तो आप बता नहीं रहे, आप शेयर नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आप वो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट फील नहीं करते कि मैं घर में किसको बताऊं कि वो समझ पाएगा। ये ट्रस्ट इश्यू आने लगा है। या आप कॉन्फिडेंस इतना लो कर चुके हैं कि आप ही समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बात जो मेरे अंदर आ रही है वो सही है या गलत है, किसी के सामने रखने लायक है। मतलब हम इतना भटके हुए हैं आज के टाइम में कि हम अपना चेहरे को भी ब्लर होते हुए देख रहे हैं। हम अपनी भी सही स्थिति नहीं बता पा रहे कि मैं इस समय कैसा फील कर रहा हूँ। हमें अपना ही नहीं पता लग रहा है। बताइए, ये कितना प्रश्न सोचने वाला है कि आज के समाज में जब मैं किसी से सुनता हूँ ना कि वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों खराब है मूड। मैं कहा पता नहीं, कहीं तो पता होगा, कोई तो बात हुई होगी 1 घंटे में, 2 घंटे में। नहीं, पता नहीं, ऐसे ही खराब। इतना उलझे हुए हैं हम कि हमारे अंदर इतने इतने नेगेटिविटी, इतने थॉट्स कंटिन्यू एक ही समय पे 20-20 डिवाइस के साथ हमारा मन जुड़ा होता है। जैसे वाईफाई में 20 डिवाइस ऐड करें तो क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाती है ना। ऐसे हमारे थॉट प्रोसेस एक समय पे एक जगह बैठे हुए 15 जगह बटे होते हैं। बच्चा ग्राउंड में, खाना नहीं खाया मैंने, खेलते हुए घर से लंच बॉक्स आया था तो खाली जाएगा, घर में जाके डांट पड़ेगी। ग्राउंड में खेलते हुए उसको शाम को बच्चों के साथ खेलते हुए उसको याद आ रहा है होमवर्क तो रह गया एक चैप्टर करते हुए बाहर जाना है खेलने के लिए। घर में लेडीज को देखिए आप, जो काम हम कर रहे हैं एक समय पे उसमें वृत्ति और हमारा ठहराव बने रहना जीवन के लिए बहुत, प्रसन्नता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पानी पी रहा हूँ, कोई सेब खा रहा है, कोई भोजन कर रहा है, भोजन खाने से पहले साथ में क्या बना है, बाद में क्या खाएंगे, ला कुछ है ही नहीं। उसका आनंद छोड़ के फ्यूचर 20 मिनट बाद क्या हमने खाना है, उसका आपने एक पीस का भी आनंद नहीं लिया। आप इतने उलझे हुए थे अपनी मानसिकता में। कोई फैक्ट्री में काम चल रहा है तो घर में बैठा हुआ है तो उस ध्यान फैक्ट्री में है। जो मजदूर आपके अंडर काम कर रहे हैं, उन्होंने जो ब्रेक हुई ना आधे घंटे, उन्होंने कहा कि आधे घंटे की ब्रेक है और 15 मिनट में हमें भोजन नहीं करना, आराम से करेंगे 20-25 मिनट लगा के। उन्हें पूरा समय दिया खुद को। बट हम क्या कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज, कितने लोग ऐसे मुझे जानते हैं, मिले हैं, अरबों अरबोपति हैं, इतना पैसा है, बहुत करोड़ों के फ्लैट्स में रहते हैं दिल्ली में, मेंटली इतनी बुरी तरह डिस्टर्ब है। और जितनी ज़्यादा उनके पास काम है उतना ही वो अपने लिए समय उनके पास कम है। और वो घर में अगर 5 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते, अपनी हैप्पीनेस को नहीं दे सकते, तो जीवन वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली आप फैक्ट्री के मजदूर हैं या मजदूर आपके अंडर काम कर रहे हैं। बेसिकली तो आप ही तो गुलाम हो गए अपने काम के, क्योंकि आप 5 मिनट अपने परिवार को, अपने आप को, अपने खाने को तक नहीं, जिसके लिए आपने सब कुछ कमाया,
वो सोना, खाना पीना, हैप्पीनेस सब तो आपने डिस्टर्ब करके बिल्कुल गवा दी। आपके पास कुछ भी नहीं है। रिसेंटली एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँ, हम गोविंदगढ़ में थे लास्ट 2 मंथ पहले। तो उनका नाम मैं अभी नहीं ले रहा, पर बड़ी अजीब मुझे स्थिति, बहुत उनके पास एक समय फैक्ट्रीज और बहुत पैसा रहा। वो कह रहे थे करोड़ों में हमारी टर्नओवर होती थी मंथली, और मुझे देख के कहने लगे कि ये शांति मैंने जीवन भर इस तरह की फील नहीं करी जैसे आप शांत होकर बैठते हैं। हमें बताइए कैसे हम ये प्राप्त करें। हमने कुछ भी नहीं, आज हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमें लगता है हमने कुछ भी प्राप्त नहीं। उनकी बेटी का 2 बार डाइवोर्स हो गया, एक बेटी एक बेटा, बेटा बाहर है। तो कहने का भाव किसी की पर्सनल बात का नहीं है, पर इतना हाई फाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि हम शांत और सुखी हैं? उसका कोई मैटर नहीं। आप बहुत अच्छे किसी साधक को किसी गुफा में जहाँ उसके पास कुछ भी नहीं है प्रसन्न देख सकते हैं, और बहुत बड़ी किसी कोठी में करोड़ों अरबोंपति वाले व्यक्ति को एकदम इतना फ्रस्ट्रेशन में देख रहे हैं, जो अपने घर वालों को टॉर्चर कर रहा है, खुद को टॉर्चर कर रहा है, बच्चों को प्यार से बात नहीं कर पा रहा है। फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई है काम की वजह से, या उसने अपने साथ अपने लिए जो एक हम क्या कहें स्टैंडर्ड, या अपने लिए कोई गोल सेट कर रखे हैं, वो इतने हाई हैं और इतने ऊंचे कर दिए हैं कि उनको रेस्ट ही नहीं लेने देते मन से। लाइफ में बहुत बहुत कुछ इस समय अगर हम देखें तो काम करने वाली है चीज़ें। जो आपने डाइवोर्स की बात की, हम्म। तो क्या कारण लगते हैं आपको इसके पीछे, कि जो ये आज के समाज की देखिए, main एक समस्या- सबसे बड़ा कारण, जो रिलेशनशिप की हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा कारण तो ये रहता है, एक व्यक्ति जब अपने अंदर से सेटिस्फाई नहीं होता या प्रसन्न नहीं होता, तब उसकी एक्सपेक्टेशन दूसरे पे आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रसन्न हूँ तो मैं तो अपने आप में सेटिस्फाई हूँ ना, जैसे हूँ लाइफ में। आप मेरे पास आए तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं कि आप मुझे खुश करके जाओ, नहीं है ना। बेसिकली एक तो मेरी चीज़ ऑलरेडी क्लियर है कि मेरी प्रसन्नता आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं। व्यक्ति जब तक अपने आप को नहीं समझेगा, अपनी लाइफ की वैल्यू करना नहीं सीखेगा, अपने आप को रिस्पेक्ट देना और खुद से प्रेम करना, तब तक आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, आप सिर्फ बाहरी जगह पे ऐसे हाथ पांव चला रहे हैं जैसे इंजॉयमेंट के नाम पे आजकल की जनरेशन, क्लब में चले जाओ, ड्रिंक करके देख लो, स्मोक करके देख लो आप किसको कहाँ से क्या मिल रहा है। ये कुछ सालों के बाद वही व्यक्ति बोल रहा होता है, मैंने 20 साल करके देख लिया, बेटा तुम मत कर। हमने शेयर मार्केट में पैसा उड़ा के देख लिया, हमने ड्रिंक करके देख ली, हमने अपना किडनी लीवर सब खराब कर लिया, उससे नर्वस सिस्टम सब फेल कर लिया। पीस ऑफ माइंड तो टोटली वैसे ही हर व्यक्ति का ही आज के टाइम डिस्टर्ब है। इतनी फास्ट लाइफ हो रही है, बहुत सारे कारण हैं। देखिए, जो आपने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 व्यक्तियों से रिलेशन चलता है। शादी की बात अगर हम करते हैं, वो दोनों को एक दूसरे की भावना का, फीलिंग का आदर करना बड़ा जरूरी है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी भावना का ही आदर नहीं करता तो दूसरे को समझूंगा कैसे। व्यक्ति अपने आप में क्यों परेशान है यही नहीं जानता तो कैसे देखेगा वाइफ को क्या प्रॉब्लम है। लोग जो अक्सर कहते हैं कि लेडीज की बात नहीं समझ आती, ये है सिर्फ ऊपर ऊपर की बात है। क्या आप अपने आप को समझ पा रहे हैं? नहीं। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता, समझता, अपने मन के भावों को नहीं जानता, वो दूसरे के मन के भाव तक पहुंचेगा कैसे? बड़ी सोचने वाली बात है ना। तो डिवोर्स के बहुत सारे देखिए कारण हैं, एक कारण नहीं है, बड़ा लंबा विषय है। मुख्य अगर हम बात करें उसमें, एक दूसरे की भावना का आदर नहीं, सेंसिटिविटी, सेंसेशन लोग खो रहे हैं। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में, कोई गवर्नमेंट टीचर है, वहाँ गवर्नमेंट काम करते हुए वो फ्रस्ट्रेशन में है, कोई बैंक में काम करते हुए फ्रस्ट्रेशन में आ गया, वो जाके कहाँ पे निकाल रहा है? अपने परिवार पे गुस्सा।
माता पिता पे नहीं चलेगा, पत्नी पे निकलेगा, पत्नी पे नहीं चलेगा, बच्चों पे निकलेगा, अपने से लो लेवल के आपके एम्प्लॉयज़ हैं, नीचे काम कर रहे हैं, उन पे निकल रहे हैं। तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी इरिटेशन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं और उसको कहीं भी बिखेर रहे हैं, किसी और व्यक्ति को उसका निशाना बना रहे हैं। प्रॉब्लम उस व्यक्ति की नहीं थी, अगर उसने जग थोड़ा-सा टेढ़ा रख दिया या हाथ उसका लग गया किसी चीज़ में, क्या हो गया? इंसान है, आपसे आज तक कोई चीज़ गिरी नहीं। बहुत बड़ा एक लाइफ में दिक्कत है, मैं अपने घर में कभी-कभी कहता हूँ कि देखिए, तूफ़ान आप नहीं रोक सकते, पर हम घर की दीवारें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हर व्यक्ति स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का भी दावा करके दिखा दे कि उसको कभी किसी चीज़ ने कभी भी अंदर तक छुआ नहीं या डिस्टर्ब नहीं किया, कभी नहीं हो सकता। अगर वो कह रहा है तो सरासर झूठ बोल रहा है। हम शो ना करना चाहें, उस अपने वीक पॉइंट को दिखाना ना चाहें, वो अलग बात है, क्योंकि हम वीक दिखाना नहीं चाहते लोगों के सामने भी। हम भी कभी दुखी होते हैं, हम भी कभी रोए हैं। वीक हो जाएंगे ना, लोग आदर नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हो गई। हम लड़के हैं, अब हम लड़के होके हमने क्या किया? आप उसमें अगर इस चीज़ का अहंकार अपने अंदर रख रहे हैं, सबसे बड़ी मूर्खता है, मैं मानता हूँ आज के समय में। उस चीज़ का तो आप गर्व कर भी लीजिए कि भाई मैंने 20 साल साधना करी लड़के के रूप में जन्म लेने के लिए। आपने क्या किया? भाग्य से आपको पुरुष रूप में जन्म मिल गया। रंग आपका गोरा काला, जो सुंदरता आपको मिल गई, भाग्य से मिल गई। पूर्व के कर्म है, पर आप आ गए। आपने उसके लिए विशेष एफर्ट क्या किया? तो जो चीज़ आपको मिल रही है सामने से, एक लड़की के रूप में आ गई, एक लड़के के रूप में आ गए। आपका उसमें क्या है? आपने अपने आप को बनाया है लड़के के रूप में। किस चीज़ का अहंकार है? एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी स्टेबिलिटी को खोते जा रहे हैं। इमोशनल बैलेंस हिला पड़ा है मन का। ये बहुत बड़ा कारण है कि जो बात एक्चुअली में है भी नहीं बात, उसको भी बहुत बड़ा बन जाता है घर परिवार में, क्योंकि टॉलरेंस पावर सबकी खत्म हो चुकी है। बहुत बड़ा कारण है। जो आपकी टॉलरेंस पावर आज से 20 साल पहले थी, कोई दोस्त आपके साथ छेड़छाड़ कर दे, कोई पीछे से आके थप्पड़ मार दे, आज आपको वो मस्ती मजाक भी इरिटेशन लगेगी। आप गुस्से में अभी लड़ाई के लिए निकल पड़ेंगे, उसी एक बात के लिए। बाजार में इंसल्टिंग बोल दिया। हम बहुत पर्सनल होते जा रहे हैं चीज़ों को लेके। कभी कभी चीज़ों को बहुत लाइटली लेने की ज़रूरत होती है, पर हम बहुत ज़्यादा उसको बहुत गहराई से अपने मन के अंदर ऐसा पकड़ लेते हैं कि छोड़ते ही नहीं सालों सालों तक। मेरे साथ इस टोन में बात कैसे की? सोचना पड़ेगा, वो टोन उनकी क्यों आई? हम अपने को लेके देखें। मैं कहूँ आपको हमेशा गुस्से में देखा है जो, तो गुस्से में ऐसे देखने का मतलब ये थोड़ी कि वो व्यक्ति खुद जानता है कि वो बचपन से गुस्से में थोड़ी है। सिर्फ हर एज का फैक्टर जो हमारे अंदर से निकला है, हर सिचुएशन ने हमें, जो हम बचपन में 2 साल के बच्चे से आज तक कितनी परतें हमने ऐड हुई हैं, कितने हमने चेंज अपने आप में लाए। कुछ सोसाइटी ने ला दिए, कुछ हमने खुद में लाए कि भाई देखो, ज़्यादा सरल रहेंगे, ज़्यादा सीधे रहेंगे तो उतना ही लोग उसका मिसयूज़ करेंगे, फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। तो ये थिंकिंग से ही तो हमने सोचा। पहले तो लोग नहीं सोचते थे, क्योंकि अच्छी चीज़ों का आदर था, वैल्यू थी। आज अच्छी चीज़ों को, जो अच्छा व्यक्ति है उसको ज़्यादा सहना पड़ जाता है, क्योंकि सामने वाले कहते हैं यार ये अच्छा मूर्ख बन सकता है, भले इसको सब बात की समझ आ रही है पर ये बोलेगा नहीं, इसी के ऊपर सारा काम डाल। उससे क्या होता है कि अगले व्यक्ति ने अपने जीवन को अच्छा ना करते हुए बुरे तरीके से जिया, और आपने उस प्रेशर को ना झेलते हुए अपनी अच्छाई को छोड़ दिया अगले के लिए कि अब मैं भी आपके जैसा बन के दिखाता हूं। क्यों? एक वो गाली वाली एग्जांपल दे दो आप। 2 साल का बच्चा वो आप बता रहे हैं। हाँ, तो एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने आप पे कोई भी चीज़ लूँ, कि कैसे कोई भी चीज़ हमारे मन की स्थिति के अकॉर्डिंग हम पे प्रभाव बहुत ज़्यादा डालती है, और कैसे वो बहुत कम में उसका असर हो जाता है। एक तो एग्जांपल महात्मा बुद्ध की ले लीजिए। महात्मा बुद्ध कहीं से निकल रहे हैं तो किसी ने उनको गाली दी। उनके शिष्य कह रहे हैं कि ऐसे बोले जा रहे हैं आपको इंसल्टिंग वे में, और आप इतने महापुरुष हैं, इतने
हर चीज़ के ज्ञाता हैं, आप इनको उत्तर देके चुप करवा दीजिए। तो वो मुस्कुरा के आगे चले गए। तो शिष्य ने आगे चल के उनसे पूछा कि आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? वो गालियां देता रहा। तो कह रहे उन्होंने गाली दी पर मैंने ली तो नहीं ना। आपने मुझे कोई चीज दी, मैंने ली ही नहीं, स्वीकार ही नहीं की, तो आपके पास ही तो रह गई वो। अगर हम किसी की नेगेटिविटी को अपने जीवन में वैल्यू दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? जिस चीज को हम खुद जानते हैं कि ये मेरे बारे में जो राय बन रही है, जो बोला जा रहा है, गलत है, मेरे भगवान जानते हैं, मैं जानता हूं, तो इरिटेट क्यों हो रहे हो? प्रसन्न हो ना। उसकी जजमेंट देखिए उसके लेवल के हिसाब से होगी, उसकी क्लास इतनी है। जैसे मैंने कहा कि सेकंड का बच्चा सेकंड के लेवल से ही किसी चीज का आप एक सम सामने रख दीजिए और अलग अलग क्लास के बच्चे उसके सामने बिठा दीजिए, उसी चैप्टर की व्याख्या अपने अपने माइंड के स्तर से हर बच्चा करेगा। किसी को उसमें से पूरी थ्योरम और सारी चीज में, ये 2 मुझे पता है, ये 1 और 2 मैंने देखा हुआ है, बाकी कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ रशियन लैंग्वेज में शुभ विचार लिखा हो, तो बात तो बहुत अच्छी है जीवन के लिए, पर वो लैंग्वेज ही हम समझ नहीं पा रहे, हमारे ऊपर से चलेगी। ऐसे ही अगर मैं अपने आप को देखूं, मुझे मान लीजिए किसी ने सामने से गाली दे दी, मैं अपने आप में क्या, मैं मुस्कुरा दिया। मेरे गाली दे रहा है तुम्हें, मुस्कुरा रहे हो, मैं फिर मुस्कुरा दिया। तो फिर क्या हो रहा है उससे? गाली को गाली कौन कह रहा है? दिमाग। अगर मैं 2 साल का बच्चा हूं, मैं अपने आप का अगर अंदर का शेयर करूं कि वो गाली मेरे पे कैसे असर नहीं करेगी, मैं उस समय 1 सेकंड के लिए सोच लूं कि मैं उस जोन में हूं, अगर मान लीजिए 2 साल के बच्चे के रूप में, जब मैंने नर्सरी भी नहीं करी, जब मैंने शब्द भी नहीं सीखे, जब मैं अल्फ़ाबेट भी नहीं जानता, वर्ड्स के मीनिंग भी मुझे नहीं पता, जब मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो ये जो शब्द है जिसको हम गाली कह रहे हैं, इस शब्द का मेरे लिए अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने सुने ही नहीं, समझे ही नहीं। तो जिस चीज़ का मेरे सामने अर्थ का शब्द का अर्थ है ही नहीं, वो मेरे लिए क्या उसका इम्पैक्ट होएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि बेसिकली वो मेरे लिए बिल्कुल शून्य हो गया, बेकार हो गया, मैं जानता ही नहीं। अर्थहीन कोई भी चीज आप पे असर कैसे डालेगी? आपके माइंड में जाएगी। ये अगर आपको इंग्लिश में कोई मैंने चीज बोल दी, जैसे आप इसको दूसरे एग्जांपल से लीजिए, कोई फॉरेनर आया हमारे पास, उसको हिंदी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, बेवकूफ जाएगा है। हम बोल रहे हैं आपस में, पागल हैं, जैसे मर्जी उल्लू बना लो इनको, उनको नहीं पता मेरे क्या बोल रहे हैं ये। वो अगर किसी को पूछ रहे हैं इंग्लिश में, तो यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो नाइस, यू आर सो काइंड, ठीक है, वाओ, थैंक यू सो मच। उसी बात के लिए उसका मीनिंग वो नहीं था, मीनिंग जो माइंड के अंदर गया, सामने वाले ने आपको थैंक यू बोल दिया उसी के लिए, जिसके लिए वो आपके साथ लड़ सकता था। तो आपकी बुद्धि अर्थ लगाती है, और बुद्धि हम क्या डालना चाहते हैं? मैं अपने घर में देखिए, आपकी गली में कोई सामने पैकेट भी फेंक जाता है, कूड़ा भी फेंक जाता है, हमें कभी लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये सामने हमारे घर में कमरे से, स्टोर से निकली और फिकी पड़ी है ऐसे ही, तो हम संभाल के रख लेते हैं, भाई ये रिसीट थी भाई हमारे टीवी की या फ्रिज की, तो अभी गारंटी में है, वारंटी में है, तो ये ऐसे ही कागज नहीं है नॉर्मल फेंकने वाला। आपको समझ है, आपने संभाल लिया, काम वाली ने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। क्या अपने पास रखना है, क्या छोड़ना है, इसकी समझ भी हमें आनी चाहिए। हर व्यक्ति की हर बात वैल्यू देने लायक नहीं। हम दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्कुल ना चलाते, इससे हम अपना पीस ऑफ माइंड खो देंगे। अपने कुछ स्टैंडर्ड आपको सेट करने पड़ते हैं जीवन में। सिर्फ अगर आप भेड़ चाल में चलने लगे, सिर्फ दूसरे को देख के चलने लगे, तो क्या जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है वो परम शांत है, परम प्रसन्न है? ये भी देखने वाली बात है कि बात कहाँ से आ रही है। उसके जीवन में अगर हम देखें कि बहुत पॉजिटिव और बड़े पहुंचे हुए इंसान हैं, और उनके जो अच्छे गुण हैं उनकी वजह से उनके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हमने देखे हैं, तब ठीक है, हम 1 मिनट के लिए सुने भी, माने भी, भाई हमारे से अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो क्यों ना इनकी राय ले ली जाए। पर अगर वो सारा दिन अनाप शनाप बोलते ही हैं, हर जने की बात करते ही रहते हैं, नेगेटिविटी इधर से इधर, इधर से इधर कर रहे हैं,
तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो मुझे लगता है हमें बैठ के अपनी ऊर्जा बिल्कुल बैठना भी नहीं चाहिए, अपनी ऊर्जा बिल्कुल नहीं ना देनी चाहिए। जी। तो कोविड का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोविड का कोविड के बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हम सबके। पहले आपसे पूछते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोविड का? मेरा तो खासा अच्छा, काफी क्रिकेट खेला मैंने। ओके। तो कोविड में ऐसा हुआ कि मैं उस समय दिल्ली में था जब कोविड के स्टार्टिंग केसेस अभी एक दो आने शुरू हुए थे नोएडा से। जैसे बात उठनी शुरू हुई न्यूज़ चैनल पे, बहुत उसकी हवा आने लगी। बड़ा नेचुरल था, स्वाभाविक था। पेरेंट्स थोड़ा सा परेशान होने लगे कि कोविड दिल्ली में जल्दी फैल रहा है, ऐसे माहौल है, आप जल्दी यहाँ आ जाओ। पर वहाँ ऐसा कुछ था नहीं स्टार्टिंग दिनों में। तो खैर हमारे भैया हैं पवन मुंजाल जी, तो वो अपने किसी काम से वहाँ पास में आए हुए थे। तो उनसे बात हुई मेरे पिताजी की, तो उन्होंने कहा कि भरत को लेके ही आओ। बिना बताए मुझे 11 साढ़े 11 बजे मेरे फ्लैट की बेल बजी। हम रियाज कर रहे थे साधना में, और आप पैकिंग करो, चलना है घर। पैकिंग करके हम घर आ गए। ये कोविड का अनुभव था। घर आने के बाद ये था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सब बाहर से बंद है, कहीं आना जाना नहीं, तो दिन रात क्लासेस भी बंद है। सारा समय साधना में लगाओ, बाहर निकलना नहीं है। अपने आप को और अवेकनिंग मूड में लेके जाओ और गहराई में जीवन को बनाओ। तो बहुत एक अच्छा समय है अपने आप को देने का। जैसे आपने कहा क्रिकेट खेली, मैंने भी छत पे खेली, बैडमिंटन भी खेला, रूटीन में योगा शुरू किया, कंटिन्यू प्राणायाम वगैरह, ताकि 2 टाइम हम करने लगे कि ब्रीदिंग अच्छी रहेगी, बाहर से जो वायरस है वो आपको प्रभावित ना करे, तो इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। खाने पीने का ध्यान रखा, तो अपनी केयर करने का टाइम मिला। इसी बीच में जब हम यहाँ पे थे तो हमारे क्लोज जो लोग हमें जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया आप आए हुए हैं तो आपसे बेहतर अब संगीत में, मतलब हमारे आसपास तो कोई नहीं है जो गाइड कर पाए बच्चों को, तो आप प्लीज़ समय दीजिए। तो हमारे ऐसे परिवार के 2-3 बच्चे थे, मैंने कहा ज़रूर भेज दीजिए। तो ऐसे वो शुरू हो गए। स्कूल बंद ही थे लॉकडाउन में। पेरेंट्स को ये भी था कि मोबाइल वगैरह बच्चे ज़्यादा देखते हैं, तो कुछ सार्थक सीखा जाए, करा जाए। तो हमारे यहाँ उस समय बच्चों का आना शुरू हो गया। स्टार्टिंग ऐसा हुआ कि जानकार बच्चे थे और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उसमें बच्चों को इस सोच से कि जाने से पहले, जब तक ये मुझे नहीं पता था इतना लंबा चलेगा, अभी 3 महीने बंद है या 2 महीने है, मुझे लगा जितना कम टाइम मैं यहाँ पे हूँ, जितना भी टाइम मेरे पास है, मैं उस समय में एक बहुत अच्छा खासा एक चेंज यहाँ पे सोसाइटी में दे जाऊँ। तो बच्चों को खूब लंबा समय, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की क्लासेस होने, और कि इनको 3 महीने में ही 2 साल का 3 साल का काम बता दिया जाए, सिखा दिया जाए, जितना फास्ट इम्प्रूव करवा सकते हैं। बैठ के साधना होती थी सामने आमने से। इतने लेवल पे हमारे बच्चे आने लगे थे कि जग से पानी डाल के उनका टेस्ट लेते थे, सर बताइए। जग से पानी डाल के? हाँ, प्रकृति से क्योंकि स्वर निकले हैं। तो आपको एग्जाम्पल दें इसकी? आइए। जैसे कोई ना कोई ध्वनि तो हर चीज में रहती है, तो आपका मन अगर उसको पहचानने लगे, तो गा गा जो बार हॉर्न बजा, तो ऐसी कोई ध्वनि एक्चुअल में नहीं है जो आपको संगीत से परे दिखे, पर उसके लिए तो ये सब स्वर है बेसिकली। इसकी ट्रेनिंग है जब आपका माइंड सूक्ष्म होने लगता है। जैसे भगवान हर जगह विद्यमान है, पर दृष्टि दिव्य बने बिना, साधना हुए बिना वो दिखते नहीं है हर व्यक्ति को। ऐसे ही हर ध्वनि संगीत रूप है, प्रकृति से जो निकली है। चिड़ियों में भी संगीत है, वहीं से तो आया है। झरनों में भी संगीत है, पर क्या हम सुन पा रहे हैं उसको? हमारी अंतरात्मा के वो सूक्ष्म पर्दे खुल चुके हैं कि हम उसमें से वो पहचान पाए? हमारे भाव वो स्थापित हो चुके हैं गहराई से कि हम उनको देख पाए, सुन पाए? तो इस लेवल की ट्रेनिंग यहाँ पे होती थी कि पहले उनको अपने से कनेक्ट करना फर्स्ट चीज़, ताकि वो प्रसन्नता अपने भीतर की फील कर पाए। फिर उनके इमोशंस को बैलेंस करना, उदास ज़्यादा रह रहे हैं या डाउन फील कर रहे हैं, थके थके रह रहे हैं, उनके माइंड को एकदम बैलेंस में लाया जाए, ताकि उनके सेंसेस सही से वर्क करने लगे, उलझे हुए ना हो। बात को सही समझने के लिए एक भूमि चाहिए। अगर आप कहें कि कोई बहुत अच्छा बीज आप लेके आए कहीं से, और गमले में डाल दिया पर उगा नहीं, क्या कारण हो सकता है? पानी।
एक कारण हो गया, और अच्छे से नहीं लगाया उसको। बहुत सारे कारण हैं। देखिए, पहली चीज, क्या भूमि उस लायक थी कि बीज को ग्रहण कर सके, फल दे पाए? क्या वातावरण उसके अकॉर्डिंग था वृक्ष के? सर्दी में उगने वाला था वो, क्या गर्मी में उगने गर्मी वाला में। था? क्या एनवायरनमेंट उसको चाहिए? अब आप कश्मीर का फल यहाँ लाके लगा दोगे तो मौसम कैसे देंगे आप? लगा दिया आपने। तो हमने एक चीज देखी थी कि अगर किसी में चेंज लाना है, व्यक्ति हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी, आपको उसको एक माहौल देना पड़ेगा। माहौल दिए बिना नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि आप हंसो, आप हंसो, अब मेरे कहने से आप क्यों हंसोगे अगर आप डिप्रेस हैं? नहीं आएगी ना, अंदर से नहीं आ रही। पर हमने एक माहौल दिया, 1 महीना हम लोग कंटिन्यू अपने आप के साथ व्यतीत किया। हमने कुछ पॉजिटिव चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। हमने कुछ ऐसी जर्नी जी बहुत ब्यूटीफुली कि हमारे कुछ अनुभव ऐसे हुए कि अब हम कहते हैं भी इसका ध्यान करते हैं कि आप शिमला में क्या क्या देख के आए, अब जयपुर में आपने क्या क्या देखा, किसी किले को आपने क्या, नदी का आपने क्या अनुभव किया, आपने खूबसूरत कुछ मेमोरीज कलेक्ट करी। मेडिटेशन ही नहीं समझ पाए लोग। मेडिटेशन का अर्थ था ध्यान। ध्यान का अर्थ ही क्या है? आपकी फ्लैश बैक है। ध्यान का सीधा सीधा अर्थ है कि आपके पास जो भी है, मेमोरीज कलेक्ट हुई हुई, वो अच्छी हो, बुरी हो, उनका आप ध्यान करते हैं और वो आपके अंदर गूंजती हैं, वो आपको दिखती हैं, जो आपने रिकॉर्ड किया अपने माइंड से, मन से, कॉन्शियस अनकॉन्शियस वे में, उसी को आप अपने अनुभव से देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। वो आपकी मेडिटेशन। ध्यान अपने आप में अष्टांग योग में, योग साधना के अंदर 8 अंग जो माने गए थे, तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अंग थे। तो पहले नियमों को लिया जाता था। 6वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे ध्यान शब्द का प्रयोग। अब ध्यान अपने आप में था कि आपने इतने सारे नियमों से क्या जीवन जिया है? आपने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कोई नियम लिया? जैसे ध्यान को भी समझना पड़ेगा हम लोगों को कि ध्यान जो हम लोग आज मेडिटेशन में प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारी मेमोरीज की कलेक्शन ही है। पर अगर मैं उस कलेक्शन को मैंने बनाया नहीं, आपके पास सीडीज होती थी पुराने टाइम में, तो या आपने किसी का जन्मदिन है, कोई उत्सव है, उसको रिकॉर्ड किया, देन आपने जाके उसको देखा। अब जो आपने रिकॉर्ड किया है उससे अलग तो नहीं आ सकता रिकॉर्डिंग में, जब आप देख रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ऐसे होना चाहिए था, मैंने हाथ का ऐसे की जगह ऐसे किया होता, अब चेंज नहीं हो सकता। तो हमारे जो अनुभव हैं जीवन को लेके, 10 साल से आपने लाइफ को देखा या समझना शुरू किया, या किसी ने आगे चल के शुरू किया, हर चीज़ को लेके जिस जिस पड़ाव से हम निकले, जिस ग्रुप में हम बैठे, दोस्तों को, समाज को, जिस परिवारों में हम पले बड़े हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, हमारी सोच को विकसित करने में हुआ है। और उसी के प्रभाव से हमारा एक माइंडसेट डेवलप हुआ है चीज़ों को देखने और परखने का। जैसे कोई बैकवर्ड माइंडसेट में है, लड़कियों तो ज़्यादा भाई बाहर जाती अच्छी नहीं लगती, पढ़ाई करती अच्छी नहीं लगती, घर के काम संभालने चाहिए, जॉब जूब तो लड़के देख लेते हैं पैसा कमाना। फिर उसकी माइंड की जो अपनी सोच का जो उनका है, तो उसके हिसाब से वो उसका आकलन कर रहे हैं। तो हमेशा हर व्यक्ति अपने ही लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे उसकी परवरिश हुई है, जैसे उसका माइंडसेट बना है, जैसे वो जिया है, वो सारी चीज़ें एक व्यक्ति को बनाने में उसके पीछे भूमिका लेके चल रही है। तो ध्यान मेरे हिसाब से, मैं भी मेडिटेशन भी करता रहा हूँ, तो उस अनुभव के तौर पे कहा जाए तो मेडिटेशन आपकी तब सार्थक होती है जैसे आपने कुछ पॉजिटिव चीज़ें जोड़ी, हमारे साथ समय स्पेंड किया, 15 दिन बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत अच्छी बातों में आप रहे, किसी तीर्थ स्थान पे हम गए, किसी हिल स्टेशन पे गए, हमने नदी, झरने सब देखा, तो अच्छी मेमोरीज, पॉजिटिव चीज़ें कलेक्ट करी। इतनी पॉजिटिव चीज़ें कलेक्ट करी कि वो आपकी नेगेटिव से ज़्यादा है। जो हमने लोगों की बातें अपने मन में रखी कि उसने ऐसे इंसल्टिंग वे में बात करी घर के लिए, मेरे लिए,
तो जो वो आपने कैप्चर करके अपने भीतर रखा हुआ है, अगर उससे ज़्यादा आपकी पॉजिटिविटी की अंदर जगह बनी हुई है, कलेक्शन जो है आपकी, ठीक है ना? क्योंकि रैंडम होता है, देखिए ध्यान। एक तो होता है कि आपके पास सीडीज़ की कलेक्शन है और आप जो लगाना चाहेंगे निकाल के लगा देंगे। अगर आपकी सीडीज़ के ऊपर नाम ही नहीं है, सारी सीडी एक जैसी है, तब अब कोई भी सीडीज़ निकल सकती है जब आपने लगाया। तो आपके पास कलेक्शन किस तरह की है, अब ये देखने वाला है। कितनी उसमें से स्पिरिचुअल है, कितनी उसमें से सॉन्ग्स की है, कितनी उसमें से गज़ल की है। तो रैंडम में अगर आपको ये श्योर है कि किसी के सामने मैं भी बिना आँख बंद करके कोई भी सीडी उठा के चला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 100 में से 98 सीडीज़ तो इस तरह की हैं, और 2 हो सकता है कि मूवीज़ की हों, पंजाबी या कुछ भी हो सकता है। तो आपका अब ध्यान ऐसा ही है कि जो थॉट मेमोरीज़ ने कलेक्ट करे हैं, और वो जब अंदर रिपीट होके चलते हैं, कुछ भी रैंडम चल गया, कभी-कभी हमें ध्यान में बैठे और वो ये सब बातें अंदर गूंजने लगी, ये बहुत गलत हुआ था, ये उसने ऐसे कर दिया। आप और फ्रस्ट्रेशन में होके उठे। तो बेसिकली ध्यान ने आपको और मूड खराब करके उठा दिया। तो ध्यान का लाभ क्या? ध्यान सीखा ही नहीं करना। ध्यान से पहले अपने जीवन में कुछ चीज़ों को अप्लाई करके कुछ 20-30 दिन आप अपने ऐसे गुजारिए, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट से। अब उसको भूलिए मत। तो हम कहते हैं कि भाई ये दिमाग से रिवीजन इसकी चलती रहे, आप एक अच्छा चैप्टर या एक अच्छा लेसन लेके आए हैं, इसको रोज 2 मिनट ध्यान कर लिया करो बैठ के, तो आपकी स्मृति में बना रहेगा। ये हुआ ध्यान। जो चीज़ आपने अनुभव में लाई है, जो आपके आसपास है, जो आपको अच्छी लगती है, उन अच्छी अच्छी चीज़ों की कलेक्शन करते जाइए और फिर उनको निकाल निकाल के कभी कभी देखिए। ये है ध्यान। तो आपकी ऊर्जा पॉजिटिव बनी रहेगी, क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ों में, जब आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, जैसे स्टोर कर लेते हैं हम खाने वाली कोई चीज़, अगर मार्केट में गुड़ नहीं आ रहा, हमारे पास पड़ा है, हमने निकाला, प्रयोग किया और हमारा गुजारा हो गया। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसे स्थान पे नहीं जा पाए काम के सिलसिले में, बहुत बिजी लाइफ है कि हम चाह के भी भाई छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं। उस कंडीशन में कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है इस चीज़ की कि हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ों की कलेक्शन रहे। वो बुक्स की हो सकती है, वो अच्छे लोगों की हो सकती है, अच्छी बातों की हो सकती है, हमारे मन में, हृदय में या आसपास। तो जो हम उनके साथ बैठें, चर्चा करके अपनी ऊर्जा को, जो हम ड्रेन हो चुके हैं, लो फील कर रहे हैं, दोबारा उठा। मोबाइल को जैसे हम टाइम टू टाइम चार्ज करते चार्ज हैं, करते चार्जर आपके पास है और लाइट भी है घर में हमेशा, कोई टेंशन होएगी कि कितना यूज़ कर लिया? हैं। कोई टेंशन नहीं। बोर्ड भी आपके पास है, चार्जर भी है, आपको पता है मैं कभी भी चार्ज कर सकता हूँ खुद को। अगर लग भी गई, बच्चे ने ऊर्जा लगा भी ली, कोई बात नहीं। इसके ऑपोजिट, मोबाइल किसी को आपने यूज़ करने दिया और आपको पता है बड़ा ही ज़रूरी है, अभी इसकी जो बैटरी बची हुई है, पर बैटरी तो बहुत कम रह गई और अभी घर जाते हुए मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। घर गए तो जाके चार्जर नहीं मिल रहा, मोबाइल आ गया 5% पे, चार्जर मिला तो लाइट ही नहीं। एक के बाद एक आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रही है। आजकल ये स्थिति है। हर पॉइंट में से भी हम एक और चिंता का पॉइंट ढूंढ लेते हैं। लोगों को लग रहा है ये करके सुख मिलेगा, करके देखो। तो सुख के नाम पे बहुत सारी चीज़ों को एंटरटेनमेंट के नाम पे ट्राई किया जाता है। दोस्तों के साथ घूम के आते हैं, वहीं से कोई बात ऐसी सुन लेंगे आप, दोस्तों के अंदर बैठ के ही मूड ऑफ कर देगी, परेशान हो गया। और आप अपने घर परिवार में आते ही, यार उनके तो लाइफ में ये चीज़ बड़ी अच्छी चल रही है, या उनके तो बड़ी ये प्रॉब्लम चल रही है, कैसे ठीक किया जाए? सेंसिटिव व्यक्ति है, दुख से भी परेशान होगा, सुख से भी होगा। तो अगर तो आप अपने आप में सैटिस्फाई और हैप्पी हैं, तो किसी के सुख से परेशान होने का मतलब ही नहीं। आप किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, जो चीज़ आपके पास नहीं है? हमारा वहीं तो ध्यान जाएगा ना। अगर मैं ऑलरेडी BMW में जाता हूँ, तो मुझे मारुति 800 कैसे खींचेगी सड़क पे चलते हुए? अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा है, ब्रांडेड शर्ट पहनने वाला कुछ मजदूर की शर्ट उतरवा के कभी पहनेगा? मजदूर के मन में आ सकता है कितनी अच्छी शर्ट पहनी, कभी मैं भी पहनूं, कितना अच्छा भोजन कर रहे हैं सर, मुझे भी दिया जाए कभी। तो जिसका हमेशा स्तर जीवन का, सोचने का
हमारे से लो होगा, ठीक है ना। तो वही आपसे प्रभावित होके जेलस फील कर सकता है, ईर्ष्या रख सकता है, अदरवाइज मतलब नहीं। अगर मेरी हैप्पीनेस इतनी है और मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ उसके लिए कि आप आएंगे मेरे पास, आप मेरी क्या प्रेज करेंगे, क्या ऊपर ऊपर से मुझे सम्मान देंगे, किस तरह से मेरे से बात करते हुए मेरा जब इंट्रोड्यूस लोगों से करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, ये चीज़ें अगर मुझे बहुत प्रभावित कर रही हैं तो मैं अपने आप में नहीं हूँ। मेरा मन इस चीज़ पे ऊपर अपने आप को सेटल करेगा कि आप कैसा मेरे साथ बिहेवियर करते हैं, और देन मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को पर ये तो फिर आपके अकॉर्डिंग चलना हो गया। अगर आप परेशान होके आए काम से और आपका मूड ठीक नहीं था, तो साधना करने वाले का तो ये ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ आए परेशान होकर, आप हैप्पी होके जाए, फिर मैं तो हल्का हो गया यहाँ आके। आपकी ऊर्जा में वो होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हम इन्फ्लुएंस जो भी होते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन सामने के जब भी टच में आती है, तो जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर मेडिसिन बॉडी में है, तो कोई भी रोग जो अंदर है, अगर रोग की शक्ति बैक्टीरिया मेडिसिन से ज़्यादा है, तो मेडिसिन को अंदर जाते ही ख़त्म कर देगा और डॉक्टर को डोज बढ़ानी पड़ेगी। बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मेडिसिन स्ट्रॉन्ग है, अभी बैक्टीरिया उतना नहीं फैला है, रोग अंदर इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो वो अंदर जाती मेडिसिन उसको दबा देगी। तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव की वाइब्रेशन समाज में, सोसाइटी में, अगर आप मेंटली संतुष्ट हैं, अपनी आत्मिक रूप से आप सेटिस्फाई हैं, प्रसन्न रहते हैं, शांत हैं, पीस ऑफ माइंड है मेंटेन, देन आप दूसरे की प्रसन्नता देख के मुझे कहीं नहीं लगता कि आप जेलस फील कर सकते हैं या उदास हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास नहीं है तो आप होंगे ना। आप तो दिव्य औषधि लेके बैठे हुए हैं, आप कहेंगे ये पानी पी रहा है हमारा, तो हम तो अमृत पी रहे हैं, तो मुझे किस चीज़ की टेंशन है। तो इसलिए अपने स्टैंडर्ड को बिना बाहरी चीज़ों के इतना बढ़ा देना चाहिए कि अगर मैं 20,000 कमाता हूँ तो मैं सेटिस्फाई हूँ, या मैं 2 लाख कमाता हूँ तो सेटिस्फाई हूँ, अगर मैं 2,000 कमाता हूँ तो सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो इसका मतलब जो पैसा है मेरे पास, उसी के आधार पे मेरी खुशी टिकी हुई है, या जो प्रसिद्धि मुझे मिली है उसी के आधार पे मैं प्रसन्न रहता हूँ। तो इसका मतलब प्रसन्नता हमने इतनी छोटी मान ली अपनी कि कोई हमें देगा सम्मान तब हम प्रसन्न होंगे, और बाकी टाइम गुस्से में बैठे रहेंगे। क्यों? जीवन तो अपना है ना, मैं क्यों उदास रहूं। आप मुझे खुशी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, मुझे तो देनी चाहिए ना खुद को। अगर आप रोटी बना के आपको घर में कोई नहीं दे रहा, तो आप अपनी व्यवस्था खुद करते हैं ना, क्योंकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता है। आज के समय में हम अपनी पीस ऑफ माइंड की इंपॉर्टेंस ही भूल चुके हैं। सर, फ्यूचर में फाजिल्का के लिए आप क्या कुछ नया करने की सोच रहे हैं? हम तो सब जगह का सोच रहे हैं, पर क्योंकि जन्म यहाँ लिया तो शुरुआत यहाँ से करने का विचार है कि यहाँ कुछ किया जाए। अच्छा, पहले क्योंकि मैं गुजरात में, दिल्ली में काफ़ी कर चुका हूँ, बहुत सारे सेमिनार्स किए, और अच्छे आर्टिस्ट हमारे पास आते रहे हैं सीखने के लिए, संगीत के माध्यम से, म्यूज़िक थेरेपी के माध्यम से, ओमकार साधना से, ये सब चर्चा और लोगों को बताना, सिखाना, और ये सब चलते रहा है, कंटिन्यू एक प्रोसेस है। अभी हम फाजिल्का में एक विचार चल रहा है कि जब आसपास देखते हैं तो इतनी भागा दौड़ी हो गई है लाइफ में, तो लोगों का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, तो मन में एक चीज़ आती है कि भाई जिस शांतिनंद को हम फील कर रहे हैं, क्यों ना उसको बांटा जाए लोगों में। तो एक पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस क्रिएट करने का एक उद्देश्य है, और हर जनरेशन, छोटी हो बड़ी हो, आजकल बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के ओवर थिंकिंग में, बर्डन्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे बर्डन हो गया, घर परिवार में ये चीज़ हमें इतने लेवल तक सेटल करनी है, अपना गोल ये है, इतने लेवल तक पहुंचना ही है। तो बहुत अलग अलग तरह के व्यक्ति ने अपने लिए बहुत सारे, हम कह रहे एम रख लिए हैं, या बहुत सारी चीज़ों में फंसा लिया। सब ठीक है, अच्छी बात है, आपको ग्रो करना चाहिए, बहुत ऊंचाई पे छूना चाहिए, अपने आप को लेके जाना चाहिए, पर कैसे छुएंगे आप? क्रिकेट देखते हैं आप? अभी रिसेंटली
सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, हार गए। तो बुमराह अच्छे प्लेयर हैं, हम्म, जसप्रीत बुमराह, अब कंटिन्यू एक प्लेयर बॉलिंग कर रहा है, आपको ऊंचाई छूनी है, पर आपको अपनी कार्य क्षमता पोटेंशियल भी देखनी पड़ेगी। जब आप अपनी ऊर्जा का ज्यादा इस- बहुत 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 प्रयोग करते जाएंगे और अपने आप को रेस्ट नहीं देंगे, वही तुम कर रहे हैं, आप अपने माइंड को रेस्ट ही नहीं दे रहे, बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहे, अपने लिए समय ही नहीं निकालते, तो क्या होगा, बॉडी एंड माइंड एक दिन आपका साथ छोड़ देगा, मन आपके कहे उनको अनुकूल चलेगा ही नहीं, तब हम कहते हैं हम एंग्जाइटी होने लगी हमें, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, हम डिप्रेस होने लगे। डिप्रेशन की सीधी सीधी व्याख्या क्या है, जो आज के टाइम इतना एंग्जाइटी और डिप्रेशन शब्द हावी हो रहा है, चिंता को ही हम एंग्जाइटी कहते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड में वो कहते हैं एंग्जाइटी अटैक आ गया, मतलब आपकी ओवर थिंकिंग माइंड की रुकी ही नहीं रही, माइंड को रेस्ट ही नहीं मिल रहा, एक चीज़ जो कंटिन्यू चले जा रही है तो फ्लो ओवरफ्लो हो ही जाएगा ना, बाल्टी में भी पानी कंटिन्यू चलेगा तो बाहर बहना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जब आपके अंदर कोई भी ऊर्जा, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, कंटिन्यू जब बढ़ती जाती है ना, तो वो ओवर हो जाती है, कोई भी चीज़ ओवर होनी खतरनाक है। आप कहते हो कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस, स्मार्टनेस अच्छी बात है, ओवर स्मार्टनेस नहीं, हर जगह हम कहते हैं ओवर मत होइए। और उसी के लिए हम जब उसको देखते हैं कि हमारी जो चिंता का लेवल बढ़ रहा है, उसके देखिए हम अगर उसको डिटेल में देखें तो बहुत सारे कारण हैं। चिंता आपके निजी जीवन से हो सकती है, बच्चों से रिलेट हो सकती है, पारिवारिक रिश्तों से हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड हो सकती है, बहुत सारे रीज़न हैं, पर हम मुख्य अगर देखें तो ये 5-7 ही रहते हैं। पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों का कैरियर अच्छा हो, फ्यूचर ब्राइट हो, वो उनके लिए काम करने में लगे हो। और हर व्यक्ति की अपनी अपनी तरह की अलग अलग परेशानी, एज के हिसाब से, बच्चे को हर बार अच्छे नंबर लेने हैं, उसका प्रेशर उसने इतना हाई ले लिया है, मुझे तो टॉप करना ही करना है। आप करिए टॉप, पर कैसे करेंगे, जब तक आप अपने आप को रिफ्रेश नहीं रखते। जैसे हम कहते हैं ना, क्रिकेट की हम बात कर रहे थे कि आपने अपने लोड को कैसे मैनेज किया, कितने समय तक आपकी बॉडी सही काम करती है। जैसे बैंक कर्मचारी है, हमारा एक सुझाव है आज के समय में, गवर्नमेंट तक भी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम स्टडी को देखें बच्चों की, तो मेरा एक कंसर्न है कि आजकल कोई भी स्कूल या इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो बच्चे के मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनके मेंटल जो बर्डन को कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए रूटीन में कोई ऐसी एक्टिविटी करवाता हो जिससे वो अंदर से स्ट्रॉन्ग बन पाए। बाहर ही चल रहा है, एजुकेशन का नियम चल रहा है, फिजिकली हम देख रहे हैं कि बच्चा अच्छा खा रहा है, ठीक है, ओके, एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, खेल रहा है, ठीक है। कितने लोगों ने ये ध्यान दिया कि वो मेंटली, मानसिक रूप में कैसा अपने आप को फील कर रहा है, कब उसको किसी से बात करने की ज़रूरत है, कब वो अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबाए हुए है कि मैं ये नहीं घर में कहूँगा तो कैसा लगेगा। कभी कभी उसको ओपन होना बड़ा ज़रूरी है, पर वो ओपन नहीं हो पाता। फ्रेंड्स में लगता है मजाक बनेगा, घर में लगता है समझेंगे नहीं कोई, वो अपने तक ही चीज़ों को ले लेके बड़ा होने लगता है, और अपने अनुभव के अकॉर्डिंग उसमें छेड़छाड़ करते हुए, जैसी उसकी समझ उसको रास्ता दिखाती है, वो उसमें ऐसे ही अपने जीवन में बदलाव ला के चलने की कोशिश करता जाता है। उसके परिणाम कभी कभी उसको बहुत बुरे भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था जीवन में, और कुछ भी वो अप्लाई करता गया खुद पे। बाद में उसको 10 साल बाद पता लगता है यहाँ से मेरा ट्रैक लाइफ का चेंज हो गया, क्योंकि मैंने अपने आप को समझ नहीं पाया और कोई समझाने वाला, गाइड करने वाला सही समय पे नहीं था। ऐसे ही लोग कैरियर में और सही एजुकेशन चुनाव नहीं कर पाते हैं, सही बिजनेस, सही समय कितना पैसा लगाना है, कितना कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, रिलेशनशिप्स में भी कितना अपने आप को, अपनी फीलिंग को कितना देना है। जब आप अपने को इतना दे देते हैं कि समेट नहीं पा रहे हैं, और सामने से जब नहीं आता है, लेडीज़ का आप देखिएगा, ये अनुभव सबने किया होगा, जब वो 50+ हो जाते हैं, 55+, फ्रस्ट्रेशन लेवल, इरिटेशन लेवल बढ़ने बढ़ जाता लगता है। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? है। कुछ खास नहीं, आप बता दो। बहुत सारे रीज़न हैं, पर हमें देख के चलना पड़ेगा। देखिए, अब
कितने बेसिक पॉइंट हैं, पर हम उस पे इतना बिजी हो गए लाइफ में कि हमें सोचने का फुर्सत ही नहीं है। हमारे घर में ही हम देखते हैं, अपनी मदर को देखते हैं और लोगों को देखते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये होता है कि जब एक बहुत अच्छा इंसान अपने जीवन में, लेडीज हो सकती हैं, जेंट्स हो सकते हैं, बहुत अच्छा इंसान जब जीवन में अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीता है, करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, विदाउट एक्सपेक्टेशन, वो सब कुछ कर रहा है आपके लिए। एक टाइम पे आप कहते हो कि हमने कहा था ये करने के लिए, आप उस चीज का एप्रिशिएट तो बहुत दूर है, अपमान शुरू कर देते हो। आप उसको आदर तक नहीं दे रहे, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, कैसे भी उनसे बात कर देते हो। घर में गए, हम भी थके हुए हैं, वो भी थके हुए हैं दिन भर के, देखा नहीं कि घर में सारा दिन से उन्होंने क्या किया, कि आप लोग तो घर में ही हैं, घर में क्या टेंशन होती है। ये वाक्य उनको इतना चुभते हैं। एक तो वो बिना किसी के कहीं भी निकले सारा दिन अपना दिन कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। दूसरा, कभी भी उन्होंने अपने आप को बनाने के लिए जीवन नहीं जिया, वो हमेशा पीछे ही चलती रह गई कि हम तो इनके पीछे चलने के लिए ही हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए ही। हम कभी लीडरशिप क्वालिटी, अगर उनमें क्वालिटी है भी, तब भी इसको दिखा नहीं पाए सोसाइटी के अंदर। हम कभी अपने लिए जिए ही नहीं। पति के लिए जीवन चला गया, बच्चों के लिए चला गया, पोते पोतियां हो गई, उनको संभालते रहो सारा दिन, ऊपर से बातें सुनो। धीरे धीरे टॉलरेंस खत्म होते 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 खत्म हो चुकी होती है। सहनशीलता का भी एक स्तर है ना, खर्च होती गई, खर्च होती गई, देन वही ड्रेन होके ऊर्जा नेगेटिविटी। अब लोगों के दोष उनको दिखने शुरू हो गए। तुम कौन सा अच्छे हो, आज हमें बोला कि आपको क्या हो गया, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, बोलते नहीं थे, हमने देखा ही नहीं जब वो बीमार हो रहा था। आज वो कैंसर से पीड़ित है तो आप कहते शक्ल देख अपनी कितनी बुरी लग रही है, बाल ही उड़ गए तेरे सारे। अगर हम उस समय ऐसा मजाक उनके सामने रख देते हैं, बना देते हैं, तो कितनी गलत बात वो चली जाती है, उनके मन को और चोट पहुंचाती है, और देन वो और वीक फील करने लगते हैं। धीरे 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 करते हुए वो अपने मेंटल लेवल को डिस्टर्ब होते हुए इस जोन में चले जाते हैं कि इमोशनल बैलेंस उनका स्टेबिलिटी चले जाने लगती है, जिसको हम हार्मोन से रिलेट भी करते हैं। एक एज के बाद हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, पर बेसिक कारण ये होता है कि मेंटल स्ट्रेस जो उनके अंदर था, उनको किसी ने समझा नहीं, और ये बात उनके अंदर स्ट्रांगली बैठने लगती है कि हमारी वैल्यू नहीं थी, और उसकी वजह से उनके अंदर एक हीन भावना आने लगती है खुद में, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है कि उनको आप माइक दीजिए किसी भी लेडीज़ को जो अपने स्कूल टाइम में बहुत अच्छा बोल लेते थे, आज आप माइक दे दीजिए, 60 साल की बहुत कम ऐसी लेडीज़ होंगी कि आप स्टेज पे आज आप इस टॉपिक पे बात करें। कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम हो गया है, इवन जो टीचिंग करते रहे हैं 30 साल से घर में बैठे हुए, तो उनको अपने आप पे से वो कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो समाज में कितने सारे विषय हैं, पर उन सब के बीच में मुख्य क्या है, जो आपने पूछा कि हम समाज में या क्या, मेरा एक ही मानना है कि जब तक हम मानसिक रूप में बच्चों को स्ट्रोंग नहीं करते, बड़ों को उनके मानसिक लेवल पे काम नहीं करते, उनके थिंकिंग लेवल पे काम नहीं करते, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देते कि वो सहज में प्रसन्न हो पाए। ये आज के समय दिखा नहीं सकते कि अगर मुझे एक बच्चे से काम करवाना है अपने भांजी से, तो मैं अगर उसको कहूँ तो मैं समझ ही नहीं है काम करने की। इधर आप, मैं बताता हूँ, ये वे अगर आपने उसके सामने रख दिया तो बिल्कुल आपकी बात मान के वो करेगी। एनवायरनमेंट दीजिए, प्रेम दीजिए, और देन नन्ना करें एक साथ, आजा कोशिश करते हैं, साथ बैठिए। चेंज लाने के लिए पहला चेंज खुद से आता है। समाज में, सोसाइटी में अगर हमें बदलाव लाना है, हमारी शुरुआत खुद से हुई। आज हम बांटने के लिए चले हैं, उस आनंद को जो माँ सरस्वती ने कृपा करके दिया है। अगर इतने सारे इस थेरेपी से बेनिफिट हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, देखिए, फोकस कंसंट्रेशन बच्चों का बहुत कम हो रहा है। कितना इम्पोर्टेंट है ना, किसी भी चीज़ में, आप किसी फील्ड में हैं, बिना फोकस के हम कहते हैं ध्यान तो रख लो भैया, कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, हर फैक्टर पे है ना। स्टडी में है, ध्यान से पढ़ लीजिए। खेलते हुए ध्यान से भी नहीं खेलता बच्चा। क्रिकेट की फील्ड में हम कह रहे हैं तो शॉट ध्यान से लगाया कर ना, बॉल एक जगह ध्यान से फेंक। ध्यान कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर सबसे वीक हमारा जो आज के समय होता जा रहा है,
फोकस नहीं है कहीं भी, फोकस इतना बढ़ चुका है, कंसंट्रेशन इतनी लैक हो रही है। ये फैक्टर बहुत स्ट्रांगली इसमें हमने चेंज आते हुए देखा है बच्चों में बहुत कम दिनों में, जिस तरह से हम साधना करवाते हैं, ओमकार साधना और म्यूजिक थेरेपी के बाद सेल्फ बिलीव बढ़ने लगता है इससे बच्चों को, जब अपने आप के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और जो चीज़ वो 2 घंटे में समझ पा रहा था स्टार्टिंग दिनों में, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। जब कोई भी संगीत सीखने जाता है, संगीत कैसे आपके सेंसेस को डेवलप करता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? आप इंस्ट्रूमेंट उसके सामने खोल के बैठे हुए हैं और कहते बेटा सा लगाओ, अब वो सा पकड़ ही नहीं पा रहा, वो सा सा कहीं भी उसकी आवाज़ जा रही है, सेंसेस नहीं पकड़ पा रहे हैं उस चीज़ को जो उसके सामने चल रही है। अब उस समय में भी जैसे जैसे बच्चा करते जाता है, 1-1.5 महीने बाद वही बच्चा नी रे पा गा रे सा, नी धा नी रे गा रे सा, धा नी धा गा रे सा, ये सारी में कितने कितने स्वर हैं? नी रे गा रे सा, नी रे गा रे, 5 स्वर, 5 के 5 उसको याद हुए। नी रे पा गा रे गा मा नी धा पा गा पा रे सा, नी धा नी रे गा रे, नी धा नी रे गा रे, धा नी धा गा रे सा, नी धा नी रे गा। ये सब गाने वाले पकड़ते हैं इतनी लंबी तान को। हमारे जो बच्चे सीखते हैं नी धा नी रे पा गा रे गा मा नी धा पा गा रे सा, पूरी बोल देंगे तुरंत। कितने स्वर हैं आप याद भी नहीं कर पाएंगे। तो कॉपी लेके बैठेंगे इस चीज़ को तो बारी बारी पास करके रिपीट करके सुनना पड़ेगा। नी रे पा गा रे गा मा नी धा पा गा रे सा, सा रे गा रे सा गा रे गा सा रे गा सा गा रे सा रे गा रे सा रे गा सा रे गा रे सा रे सा गा रे सा। ऐसे ऐसे पैटर्न है। माइंड कितना शार्प चाहिए याद रखने के लिए, ही गाने का तो दूर छोड़िए आप, इतने स्वर लगा दिए इतनी देर में। पा गा रे गा मा नी धा पा गा रे गा रे सा नी रे नी रे पा गा रे गा मा नी धा पा गा मा नी धा पा गा रे गा धा पा। कंटिन्यू चल रहा है ना। तो लहर की तरह है संगीत, फ्लो। और समुद्र की लहरों को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। तो बच्चों के इतने सेंसेस डेवलप हो जाते हैं। हम लोग जब देखते हैं कि जो एक स्वर सा में नहीं रह पा रहा है, रे नहीं समझ पा रहा है, एक बात जो नहीं समझ पा रहा है, वो इतनी लंबी चीज को 2 सेकंड में उसका रिप्लाई आके तैयारी इतनी हो जाती है माइंड की, इतनी सेंसिटिविटी, कैसे बैठना है, अपने साथ कनेक्ट हो गया तो सेल्फ अवेकनिंग शुरू हो गई। तो अभी अगर हम अपने उद्देश्य पे आए, फाजिल्का में मेरा क्या करने का एक विचार है कि बहुत सारे जो उसके बेनिफिट हैं वो तो हैं ही। उसकी शुरुआत हम करने का एक बनाया है कि कुछ सेमिनार्स फाजिल्का में रखे जाएं, जिससे सब के सब लोग, मैक्सिमम लोग आए वहाँ पे। उसमें उनको क्या बताया जाएगा, जैसे बहुत से लोगों को नींद की प्रॉब्लम, नींद प्रॉपर नहीं आती, ओवर थिंकिंग माइंड की कम नहीं होती, मतलब कॉन्टिन्यू माइंड चलते रहता है, ये स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये भी एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। एंगर इशू, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब भी आजकल लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन सब को हम, मानसिक तनाव को कम करके कैसे हम हील कर सकते हैं अपने आप को, कैसे अपनी रिलैक्सेशन को अप कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स पे वहाँ पे डिस्कशन डिटेल में किया जाता है और किया जाएगा। और देन फिर हम उस पे इस तरीके से कि ओमकार साधना और म्यूज़िकल थेरेपी से इन चीज़ों में कैसे बदलाव हम ला सकते हैं, उस विधि को वहाँ पे सिखा के और आपको अप्लाई करवा के सामने बिठा के, हमारा ये विचार है कि हर घर में ये एक आनंद और शांति को स्थापित किया जाए। इसके बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं, जैसे मैंने अभी 1-2 एग्जांपल आपको दिए, नींद का हो गया। ये ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे सेल्फ बिलीव बच्चों में कम हो रहा है, डाउन फील करने लगते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट और अप्रोच लाइफ को लेके, ये सारे इंटरनल ही विषय हैं, इमोशनल बैलेंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्टेबल माइंड, इमोशनल बैलेंस, ये सब आपका फोकस, कंसंट्रेशन, ये आना बड़ा ज़रूरी है जीवन के अंदर। आगे अगर हमें अंदर से प्रसन्न रहना है तो पहले खुद से कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो वो कनेक्शन कैसे डेवलप करवाया जाए, इसके 2 वे हैं। सेमिनार्स के माध्यम से हम उसको उन लोगों के लिए रख रहे हैं कि हर व्यक्ति जो रूटीन में समय नहीं दे पाता है, बहुत कम समय जिनके पास है जीवन का, वो भी उसका लाभ ले पाएँ, और वो लोग भी जो बिल्कुल भी पैसा भरना अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये सुविधा से वंचित ना रखा जाए कि वो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, हैप्पीनेस के लिए जो वेज़ हैं, उनको समझ के अपने जीवन में 10 मिनट हर व्यक्ति इसको सीखे और बाद में अपने जीवन में अप्लाई करे।
10 मिनट अपने आप को देने के लिए हम एक माइंड बनवाने की कोशिश है कि समाज में एक पॉजिटिव और एक अच्छी पहल की जाए। और क्लासेस के माध्यम से जैसे अगर मैं कहूँ तो हम उसको इस दृष्टि से रख रहे हैं कि मेरी दृष्टि से अगर सही में आप अपने अंदर एक अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो कोई भी दवाई अगर बहुत अच्छी भी है, अगर आप 3 महीने में 1 बार ले रहे हैं, 2 महीने में, तो उसका असर बहुत कम होता कम हो गया था, बिल्कुल। है। रेगुलरिटी से बहुत जल्दी हमने वो चेंज देखे हैं, तो मेरा ये अपील सबसे रहेगा कि आप 1 से 3 महीने अपनी लाइफ के, बहुत ज़्यादा समय हम नहीं माँग रहे, ज़रूर निकालिए। 1 से 3 मंथ आप निकालिए और उसके अंदर आप प्रॉपरली रेगुलर बेस पे क्लासेस को जॉइन करिए। इससे आप इतना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस और इतनी पॉजिटिविटी, इतना आनंद अपने जीवन में होने वाले, जो आप बड़े रूटीन में टॉलरेंस पावर कम होने से लेके ये चीज़ें हम रोज़ रूटीन में फ़ील कर रहे हैं। थकावट कैसे उतारना है, अपनी फिज़िकली, मेंटली, आपकी सोल की जो थकावट है, हम जो ड्रेन हो रहे हैं ऊर्जा, इसको हम कैसे हील करके रख सकते हैं। तो उसकी विधि समझिए, जैसे डिस्प्रिन की गोली आपके पास है, पर ज़रूरी नहीं है आपको हर टाइम लेनी है। बिल्कुल। उसको जान लीजिए कि हमारी भारतीय परंपरा में इतनी अच्छी विधि थी, इतने अच्छे प्राचीन समय में अपने आप को कैसे प्रसन्न रखा जा सकता था। तो वो वाली चीज़ को अपने जीवन में समझ के, जब आपको एकांत में अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, आप लोनलीनेस फ़ील कर रहे हैं, आपको चीज़ें परेशान कर रही हैं, सिचुएशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली, इमोशनली आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अपने आप को एक एकांत में लेके जाइए समझने के बाद, और देन 10-20 मिनट अपने आप को दीजिए, हील करके दोबारा वापस आइए। अगर हम जो चीज़ अपने अंदर फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो मैं वो चीज़ कभी बाँट नहीं सकता जो मेरे पास नहीं। बिल्कुल। मेरे पास हैप्पीनेस है तो मैं उसको बाँट सकूँगा। अगर मैं स्ट्रेस लेवल मेरे बढ़ा हुआ है, तो आप कहीं भी जाएँगे तो हम वही डिप्रेशन की बात करके सामने स्ट्रेस बढ़ाएँगे। इसलिए अगर अपनों का भी हम प्यार उनका पाना चाहते हैं या उनको देना चाहते हैं, तो अपने आस-पास अगर हम एक अच्छा वातावरण बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी, खुद को प्रसन्न रख के। उसके लिए हम इसकी एक पहल कर रहे हैं कि हर घर में एक आनंद को फैलाया जाए। क्लासेस के माध्यम से 3 महीने का जो हमने कहा, उसके लिए हर दिन क्लास का हमने नियम रखा है कि जैसे अगर नियम से करवाया जाए, तो उसके लिए बड़ी एक नॉमिनल सी अमाउंट हमने रखी है चार्जिंग के लिए, कि लोगों को वैल्यू भी रहे कि वो हर दिन मिस ना करें और बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना रहे। पर क्लास का 100 रुपीज़ रखते हुए 30 के 30 दिन आप उसको लीजिए, तो पहले महीने वो 3000 रुपीज़ मंथ का हो जाएगा। ठीक है? सेकंड मंथ में जो रेगुलर बेस पे आ रहे हैं और जिनकी हमें डेडिकेशन दिख रही है कि ये वाक़ई अपने आप को चेंज लाने के लिए बहुत अच्छे से अपने जीवन के लिए समय निकाल रहे हैं, तो हम 500 और कम करके चलेंगे। देन थर्ड मंथ 500 और कम, 2000 लिया जाए। क्योंकि पहला महीना सबसे क्रूशियल होता है किसी के माइंड को समझने का, उसमें एफर्ट एनर्जी बहुत देनी होती है और काम करवाने के लिए, क्योंकि ये लाइफ की बहुत बड़े पॉइंट हैं जिन पे काम किया जा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि ऑल इन वन सॉल्यूशन है हर चीज़ के लिए। और अगर इसको किया जाए, उच्चारण की बड़ी दिक्कत है बच्चों में, प्रोनाउंसिएशन की, उस पे हमने काम किया। एक 27 साल का बच्चा था हमारे पास, तो क शब्द नहीं निकलते थे, साफ आने लगे, अनंत, नारायण। तो 50-60% फ़र्क उनका 1.5 से 2 महीने में आया। तो बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं है, 1 से 3 मंथ के अंदर अगर आप अपने जीवन में इतनी पॉजिटिविटी, शांति, हैप्पीनेस, एक अलग शुरुआत आप अपने अंदर एक एनर्जी की करना चाहते हैं। सिंगिंग तो आपके एडवांस लेवल की हो ही रही है, वो तो आपका एक प्लस पॉइंट है इन सब चीज़ों के साथ में। तो आप अपने इमोशनल्स, जो अपने उतार-चढ़ाव है, उसको सँभाल पाते हैं। वो सारी चीज़ें आप समझने लगेंगे। और ये इतना लंबा टॉपिक है कि वास्ट इतना है कि लाइफ़ के लिए इतने एक-एक पॉइंट इतना ज़्यादा गहरा है कि उस पे घंटों चर्चा की जा सकती है। पर हम समय को देखते हुए हम काफ़ी चीज़ों पे हमने बात करने की कम समय में कोशिश करी, और प्रयास यही है कि अब लोगों को प्रैक्टिकल बात ना करी जाए, अब सिर्फ प्रैक्टिकली उसका वो आनंद फ़ील करें। वहाँ पे आएँ, वहाँ चर्चाएँ ना हों, हम बैठ के उनको करवाएँ। उस अभ्यास से, ओमकार साधना से, वो कैसे अपने मानसिक तनाव को रूटीन में बैलेंस में रख सकते हैं, प्रसन्न अपने आप को रख सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बैलेंस में रखते हुए एक बहुत खूबसूरत हम एक समाज के वातावरण को बनते हुए और डेवलप होते हुए देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू, ਤਾਂ आप आए और बहुत एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आपने अपना समय निकाला, और हम लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए एक फैमिली की तरह एक चैन बन के सब लोग सहयोग कर पाएँ, क्योंकि शुरुआत हम ही से होनी है। बिल्कुल।
अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने आप में लगा रहेगा तो नेचुरली समाज के बाकी लोगों तक उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं जाएगा। हमें जाना पड़ेगा। मुझे भी बहुत से, अगर मैं उसको चीज़ को शेयर कर दूं, बाहर बहुत इजी है हम लोगों के लिए, जिस लेवल पे हम लोग हैं। सेटअप बनाना, करना, जो हमारे शिष्य सीख रहे हैं, हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। पर एक सिर्फ भावना है कि हमें ग्राउंड लेवल पे इन चीज़ों को हर घर तक पहुँचाना है, तो उसके लिए अपने आप को भूल के लोगों के उस चीज़ को समझा जाए और क्या ज़रूरत है समाज की, उसके ऊपर वर्क करके जितना अपना एफर्ट, जितना टाइम, मैं देखिए दिन भर से बैठता हूँ। आप आए हैं और नीचे बैठना आप फील कर रहे हैं कि कितना रूटीन में हम नहीं बैठते हैं, टफ होता है। तो हम लोग दिन भर में क्लासेस के लिए आप आते हैं, तो हम लोग कोशिश होती है कि क्लास के लिए कोई भी आता है, आप किस समय अवेलेबल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता मैं इस समय अवेलेबल हूँ, ताकि वो फ्री माइंड से आएँ और अपने जीवन को और बेटर बनाने के लिए मैं हर समय उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत से बच्चे हमारे पास सीखते हैं, उनके लिए भी ये यात्रा पूरी की पूरी खुली हुई है। उनको उतने ही प्रेम से सिखाया जा रहा है। तो बाहर ना करते हुए वो सारी ऑप्शंस को हम इसीलिए एक बार साइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है सर, थैंक यू। ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਇੰਜ ਬਚਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਇੰਜ ਬਚਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। जिंदगी जिंदाबाद।